हाय गाइस, योर मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। दिस इज आशिफ अली और ओन द लिमरा क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में मैं कराने वाला हूँ एक कंप्लीट क्वेश्चन जिसमें इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग तीनों एक्टिविटी के बारे में बात होने वाली है। ये एक बार में पूरा कंप्लीट क्वेश्चन एक साथ नहीं हो सकता, तो इसके लिए मैंने इसका टेबुलर फॉर्मेट दो पार्ट में डिवाइड करा है। आधा पार्ट ये और आधा इधर है, और इसके नीचे मैंने वर्किंग नोट के कुछ टेबुलर फॉर्मेशन बना दिए हैं। अब सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करने से भी पहले जो भी इस टेबुलर फॉर्मेशन पर जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं मैं उनको लिखने वाला हूं। तो सबसे पहले लिखा होता है यहां पर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और इसके अंदर हम सबसे पहले लिखते हैं यहां पर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो कि हमें वर्किंग नोट से मिलेगा। और वर्किंग नोट में अगर मैं आता हूं तो यहां पर हम हमेशा लिखते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, और ये आता है हमारे क्लोजिंग माइनस ओपनिंग से। तो ये तो हो गया एक पॉइंट। फिर इसके नीचे ऐड करी जाती हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन कैश एक्सपेंस। फिर इसके बाद होते हैं हमारे कुछ आइटम माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम वाले। जब ये सारी कैलकुलेशन हो जाती है तो इसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाता है हमारा एक बैलेंस। ज़्यादा नीचे नहीं लिख रहा मैं, इसको थोड़ा ऊपर ही लिख रहा हूँ। एक यहाँ पर बैलेंस बचता है जिसे मैं नाम देता हूँ OPBWCC, जिसकी फुल फॉर्म ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। जब ये सारा काम हो जाता है तो इसके बाद का काम जो शुरू होता है वो होता है, फिर इसके नीचे वाले पोर्शन में हम ऐड करते हैं अगर हमारी कोई भी करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, और डिक्रीज हो रही है करंट असेट, उन आइटम्स को, और माइनस कर देते हैं अगर इंक्रीज हो रही है करंट असेट और डिक्रीज हो रही है करंट लायबिलिटी। फिर माइनस करा जाता है जो भी टैक्स पे करा गया है, टैक्स पेड, और उसके बाद जो बचता है बैलेंस उसको नाम दिया जाता है कैश फ्लो, और बीच में डैश छोड़ देना। यहाँ पर फ्रॉम आएगा या यूज्ड इन आएगा, डिपेंड करेगा हमारे आंसर पर। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जब इतना काम आप लोग कर लेते हैं तो उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का प्रोसीजर स्टार्ट होता है हमारा यहाँ से। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जिसके अंदर हम ऐड करेंगे जो भी चीज़ें हमने बेची हैं और लेस करेंगे जो चीज़ें हमने खरीदी हैं। ये होता है हमारा पहला, ये होता है हमारा दूसरा, और जब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो लास्ट में आंसर जो भी बचता है कैश फ्लो, बीच में डैश छोड़ दो, ये डिपेंड करेगा आंसर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। फ्रॉम ये यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और लास्ट में आ जाएगा टोटल। तो ये सारा का सारा है अभी तक हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तक का फॉर्मेट। इस वाले आंसर को कहते हैं हम ए, इस वाले आंसर को कहते हैं हम बी, और यहाँ पर आ जाती है कहानी थर्ड पोर्शन में कैश फ्लो
फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी की। तो थर्ड केस में यहाँ पर भी फाइनेंस में जितना पैसा हमने उठाया उसे हम करते हैं यहाँ पर ऐड, और जितना हमने पैसा दिया है, बोरोइंग्स जो भी ली थी उनको वापस रिपे करिए, उन्हें करते हैं हम लेस। इसे थोड़ा मैं ऊपर लिख देता हूँ, उसमें थोड़ा ज़्यादा काम होता है। लेस उन चीज़ों को करेंगे जो भी इसका टोटल आएगा, और एक लास्ट में टोटल आता है इसका। लास्ट में कहते हैं हम इसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड, और जो यहां पर टोटल आता है उसे कहते हैं कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नेट इंक्रीज या फिर डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो कि ए प्लस बी प्लस सी के आंसर को ऐड करने के बाद आएगा, और ये होगा हमारा सी पोर्शन। पहले वाला आंसर को हम नाम दे रहे हैं ए, दूसरे इस वाले आंसर को नाम दे रहे हैं बी, और इस वाले आंसर को नाम दे रहे हैं सी। तीनों को ऐड करने के बाद यहाँ पर हमें पता लग जाएगा जो भी इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है कैश और कैश इक्विवेलेंट में, उसका सम। अब यहाँ पर इंक्रीज यूज़ करना है या डिक्रीज यूज़ करना है, ये डिपेंड करता है हमारे आंसर पे। अगर आंसर पॉजिटिव है तो इंक्रीज, आंसर नेगेटिव है तो डिक्रीज। और एक छोटी सी चीज़ और इसके अंदर हमें यहाँ पर ऐड करनी होती है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग। जो शुरुआत में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया होता है उसको हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो ये तो था मेरा पूरा का पूरा अभी तक फॉर्मेट। सिर्फ यहाँ पर हमने फॉर्मेट के ऊपर बात करी है, जो कि आपको लर्न होना चाहिए। क्वेश्चन के आंसर की शुरुआत अब होगी जब हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 42, कैश फ्लो स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। आपको यहाँ पर बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट गिवन है जिसमें बोला गया है इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर शेयर होल्डर फंड में जो पहला पॉइंट है शेयर कैपिटल, उसका ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 2 लाख और क्लोजिंग भी दे रखा है 2 लाख। तो इस बात से इस क्वेश्चन के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, तो इसलिए हम इसे यहीं के यहीं छोड़ देंगे। नेक्स्ट आता है रिजर्व एंड सरप्लस, जिसमें बोला है सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल 96,000 ओपनिंग है और 98,000 क्लोजिंग है। तो इसका तो यूज़ हम करा करते थे वर्किंग नोट में, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके 98,000 माइनस 96,000, तो जो भी आएगा इसका 2,000 वो हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर इसके बाद एक छोटी सी एडजस्टमेंट गिवन है, क्वेश्चन को छोड़ दो सीधा एडजस्टमेंट पर आ जाओ। इसमें बोला है एडिशनल इंफॉर्मेशन में ड्यूरिंग द ईयर 52 वर पेड एज इंटरिम डिविडेंड। 52,000 रुपये इंटरिम डिविडेंड के इन्होंने पे करे हैं। तो सिंपल सा इसका भी एक रूल है जिसको हमें डालना होता है। कहाँ पर डालना होता है? एनपीबीटी, यानी कि वर्किंग नोट में हमें ऐड करना होता है, ऐड करना होता है वर्किंग नोट में इंटरिम डिविडेंड, जो कि हमें दे रखा है 52,000 रुपये। और इसके बाद फिर और आगे का रीड करते हैं क्या गिवन है। बस एडजस्टमेंट एक ही थी, उसका हमने काम कर दिया है। फिर आता है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी यानी कि जो लंबी अवधि वाली लायबिलिटी है उसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग बोला है। पहले 60,000 थी, फिर 90,000 हो गई। अब इसके आगे नोट नंबर डाल दिया, क्योंकि नोट नंबर डाल दिया तो इसके बैलेंस से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। तो सीधा हम नोट्स टू अकाउंट में जाएंगे और जहाँ पर ये नोट नंबर है 1 लॉन्ग टर्म बोरोइंग, हम सिर्फ उस बात पे ध्यान देने वाले हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में पहला पॉइंट आ रहा है लोन फ्रॉम अमन लिमिटेड, जिसका ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं है और क्लोजिंग बैलेंस इन्होंने 40,000 दे रखा है। अब इन्होंने बोरो करा है, यानी कि लोन बढ़ा है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इजाफा हुआ है, तो इसका मतलब 40,000 रुपये से बढ़ गई। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिख दूंगा इसको लोन फ्रॉम, नाम क्या है, अमन लिमिटेड, अमन लिमिटेड, सीधा 40,000 रुपये यहाँ पर लिख देंगे। फिर इसके बाद दूसरे पॉइंट में लोन फ्रॉम बैंक, तो इन्होंने बैंक से लोन
लिया है या दिया है, बैंक को लोन दिया है, क्योंकि ओपनिंग है 60,000 और क्लोजिंग है 50,000, तो इसका मतलब 10,000 रुपये इन्होंने रीपे कर दिए हैं। तो रीपेमेंट ऑफ लोन 10,000 रुपये, और ये होगा हमारा नेगेटिव। फिर उसके बाद करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल्स दे रखे हैं, ओपनिंग है 72,000 और क्लोजिंग है 82,000। कोई नोट नंबर नहीं है, तो सिंपल सी चीज़ मेरे को पता है इसका क्या करना है। जहाँ पर भी मेरी नॉन करंट लायबिलिटीज़ हैं और ये क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो इंक्रीज होती है जब करंट लायबिलिटी, तो हम क्या करते हैं, ऐड। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल अगर मैं माइनस करता हूँ 82,000 में से 72,000 को, तो यहाँ पर आ रहा है डिफरेंस 10,000 का, तो 10,000 रुपये हम इसमें कर देंगे ऐड। फिर उसके बाद टोटल का कुछ नहीं होना, एसेट का कुछ नहीं होना, फिर सीधा आते हैं नॉन करंट एसेट, जिसमें PPE के बारे में कुछ दे रखा है, हालांकि हमें इसके बैलेंस से कोई लेना देना नहीं है। सीधा नोट्स टू अकाउंट में नोट नंबर 2 पर जाएंगे और देखेंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में पहला पॉइंट है लैंड, जिसमें लैंड 40,000 का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है और 60,000 का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, यानी कि 20,000 से हमारी लैंड इंक्रीज हुई है। तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, और जब कोई लैंड परचेज करते हैं तो उसे हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा परचेज ऑफ लैंड कितने रुपए की, 20,000 रुपये की, माइनस करेंगे। परचेज करते तो पैसा जाता है, तो ये माइनस होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है बिल्डिंग, पहले 1 लाख की थी, अब 1,10,000 रुपये की हो गई है, तो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 10,000 रुपये और माइनस करने पड़ेंगे। तो परचेज ऑफ बिल्डिंग 10,000 रुपये हमें और माइनस करने पड़ेंगे। इसके बाद मशीनरी, अब मशीनरी में 2 बातें दे रखी हैं। मशीनरी का बैलेंस है, यानी कि उसकी कॉस्ट है 2,44,000 क्लोजिंग और 2,14,000 ओपनिंग, और उसमें एक्यूमुलेटेड डेप्ट लगा रखा है, ओपनिंग में 54,000 और क्लोजिंग में 72,000, जिनका बैलेंस टोटल करके मेरे को साइड में दे रखा है। अब मैं मशीनरी को क्या 2,14,000 से 2,44,000 की मशीनरी हो गई, तो इसका क्या होना चाहिए, सिंपल सी चीज़ है, मशीन की वैल्यू बढ़ी है, कहीं ना कहीं मशीन को परचेज करा गया है कितने रुपए से, 30,000 रुपये से। तो परचेज ऑफ मशीनरी 30,000 रुपये, तो एक तरीके का नॉन कैश एक्सपेंस है। डेप्रीसिएशन यहाँ पर आ गया 18,000 रुपये, ऐड करते हैं। फिर इसके बाद और नीचे कुछ भी नहीं गिवन इसके, बस क्वेश्चन की जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने यहाँ पर पुट कर दी है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से पहले NPBT को कैलकुलेट कर लूँगा। 52,000 और 2,000 54,000, 54,000 हम यहाँ पर लिख देते हैं। ये हो गया मेरा 54,000। यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन है, एक 18,000 की और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। 54,000 में 18,000 जब जोड़ेंगे 72,000 रुपये पॉजिटिव आ रहा है। जब ये पॉजिटिव आ रहा है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस ठीक है। अब 72,000 में 10,000 और जोड़ेंगे, और बाय मिस्टेक एक छोटा सा पॉइंट रह गया है करंट एसेट का, जिसके ऊपर ध्यान ही नहीं गया है। उसमें एक जगह आप देख सकते हो इन्वेंट्री लिखी हुई है, फिर ट्रेड रिसीवेबल है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है। ये पूरा का पूरा ही पॉइंट छूट गया था, तो सबसे पहले इसको भी हम यहाँ पर डाल देते हैं। क्या क्या करना है, करंट एसेट में इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री क्या है, एक तरीके की एसेट होती है, करंट एसेट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एसेट घट रही है, तो जब करंट एसेट घटती है तो इस वाले कॉलम में डालते हैं इन्वेंट्रीज। कितने रुपए की घटी है, सिंपल सी चीज़ है, 50,000 थी 44,000 हो गई, 6,000 रुपये की इन्वेंट्री घटी है। और इसके अलावा नीचे आता है ट्रेड रिसीवेबल, 70,000 के थे 76,800 के हो गए। तो ट्रेड रिसीवेबल एक तरीके की करंट एसेट बढ़ रही है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा ट्रेड
रिसीवेबल 6,800 रुपये माइनस भी करने पड़ेंगे। और इसके सही नीचे दे रखा था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर जो ओपनिंग है वो है 8,000 और क्लोजिंग है 7,200। ओपनिंग है 8,000 और क्लोजिंग है 7,200। तो जहाँ पर एंड आ रहा है वहाँ पर डाल दो क्लोजिंग वाला आइटम 7,200 और जहाँ पर बिगिनिंग आ रहा है वहाँ पर डाल दो 8,000 रुपये। ये हमें क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है। तो बस अब सारी की सारी चीज़ें हमने यूज़ कर ली है। अब फटाफट से कैलकुलेट कर लेंगे कि कहाँ पर क्या आइटम आना है। तो 72,000 में 10,000 जोड़ेंगे, ये हो गया 82,000। 82,000 में 6,000 जोड़ेंगे, ये हो गया 88,000। 88,000 में से 6,800 को कर देंगे माइनस 0 0। 10 में से 8 गया 2 और ये 7 में से गया 6 और 8 एज इट इज़ 81,200। 81,200। अब ये आंसर हमारा पॉजिटिव आ रहा है। जब ये पॉजिटिव आ रहा है तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 81,200। अब इस 81,200 में से नीचे की कहानी सॉल्व करेंगे। ऊपर वाले सेक्शन का आंसर तो बिल्कुल करेक्ट आया। अब नीचे वाले सेक्शन को जोड़ लेते हैं जहाँ पर हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के कुछ आइटम्स को ऐड करना है। 20, 10, 30 और 30, 60,000 रुपये इनको हमने अलग ऐड कर लिया है। वो लास्ट में करेंगे, ए बी सी को उधर ही ले जाकर करेंगे ऐड या माइनस जो भी करना है। अभी सबको अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो आ रहा है हमारा 40,000 और 10,000, तो कितना हो गया, 40 में से 10 गया 30,000 रुपये। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम, या ऐसे ही लिखा रहने दो, कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी 30,000 रुपये। अब तीनों को लेकर आ जाते हैं एक तरफ। यहाँ पर है 81,200 पॉजिटिव, यहाँ पर है नेगेटिव और यहाँ पर भी है पॉजिटिव। एक पॉइंट यहाँ से माइनस कर लेना, इंटरिम डिविडेंड वाला, इंटरिम डिविडेंड जो कि हमने 52,000 रुपये पे करा था। तो 52 और 10 62,000 माइनस 40,000, तो बचेगा यहाँ पर हमारा 20,000। तो ये 20,000 आएगा और वो भी नेगेटिव। तो सिंपल सी चीज़ है, इसका भी हमारा आंसर आ गया। अब लास्ट में नेट इंक्रीज और डिक्रीज, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का हमें पोर्शन कैलकुलेट करना है। तो अब क्या क्या रह गया हमारे पास, 81,200 जो कि पॉजिटिव है, माइनस करना है 60,000। 60,000 को अगर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 21,200। फिर उसके बाद यहाँ पर आया नेगेटिव 20,000, नेगेटिव 20,000। 52 और 10 62 माइनस 40 22,000 रुपये। तो अब करेंगे इसको कैलकुलेट, ये हो जाएगा 81,200 माइनस 60, 21,200 माइनस 22,000। तो जब माइनस करा 22,000 तो आ गया यहाँ पर 800 रुपये। तो 800 जो कि नेगेटिव आ रहा है। तो ये कैलकुलेट जो हमने करा है 800 आया है, ये इंक्रीज को हटा दो और डिक्रीज रहने दो। तो इसको ऐसे पढ़ा जाएगा, नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 800 रुपीज़। कुछ चीज़ें छूट गई थी, जो चीज़ें छूट गई थी उनको बाद में ऐड कर दिया गया था। आपको भी क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट काफ़ी लंबा होता है, जिसकी वजह से एक दो चीज़ें रह जाती हैं। उन चीज़ों को अच्छे से पढ़ते हुए चलो, कोई भी चीज़ आपको छोड़नी नहीं है। क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो वाकई समझ आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।